हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी के बारे में कि हीट कैपेसिटी क्या होती है एंड इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वाटर सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज, इनको हम लोगों ने कंप्लीट करा था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप लोग लास्ट लेक्चर्स को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये जो आपका जो फोर्थ लेक्चर है ये आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है वही आपकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो, हीट कैपेसिटी आप लोग क्या बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट required to rise temperature of a substance by 1 डिग्री। यानी अगर आप 1 डिग्री से किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले हो तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो क्या कहलाएगी, आपके लिए हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब देखो किस तरीके से, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर पहले T था, है ना, T टेम्परेचर है। अगर आपको इसका टेम्परेचर आपको क्या करना है, अब DT टेम्परेचर इंक्रीज करना है ना, आपको DT टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट भी कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, DQ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो यही आपके पास में क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो देखो किस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं टू इंक्रीज टेम्परेचर बाई DT। तो आप बताओ कि हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो हीट रिक्वायर्ड हम लोग लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड इज DQ आप लोग लिख सकते हो। वहीं अगर आप बात करो कि टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है देन हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, देन हीट रिक्वायर्ड इज DQ अपॉन DT। एंड अगर आप 1 डिग्री से इसको क्या करते हो, इसको 1 डिग्री से किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो आपके पास में हीट कैपेसिटी होती है। एंड हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज C, आप इसको C से रिप्रेजेंट करते हो। तो बताओ C इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू DQ अपॉन आपके पास में आ जाएगा DT। सो C इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा DQ अपॉन में DT। फिर आप क्या करो, इस DT को उस साइड भेजो तो आपके पास में एक DQ का फॉर्मूला आएगा, DQ इज इक्वल टू C डॉट DT। तो ये आपके पास में आ जाएगा कि जो स्मॉल अमाउंट आपको रिक्वायर है हीट का वो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी और स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जितना आपने इंक्रीज करा है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करो, आप इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट करो तो DQ इज इक्वल टू C डॉट DT। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहीं पे रिलेशन आएगा पिछली क्लासेस का, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ कंटिन्यू थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर देखें, हर एक चीज़ रिलेट करती रहेगी। ठीक है। अब देखो Q जो होता है वो हमारे पास में पाथ फंक्शन होता है, तो किसी भी पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में ओवरऑल वैल्यू आती है। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ आएगा Q। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, T1 से T2 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, पहले टेम्परेचर T1 था अब टेम्परेचर T2 हो गया। एंड हम लोग लिख देंगे C dt। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इसमें भी दो कंडीशन आती हैं, दो कंडीशन क्या आती है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो जो होता है C, यानी C इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। एंड अगर C इज डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इसको ऑन करना। अगर C जो है वो T पर डिपेंड नहीं करता तो वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर C जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो आप किस तरीके से बता सकते हो, तो उसके लिए आप लोग लिख सकते हो Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। इसके लिए इक्वेशन ये आएगी। फिर तो आपको फाइनल वैल्यू और माइनस इनिशियल वैल्यू आपको करनी है, यानी Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C डॉट T2 माइनस T1। अब बस लिमिट लगाओ और आंसर आपके पास में आ जाएगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट के लिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा T1 फिर T2 फिर इसका इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो ये दो आपके पास में कंडीशंस हैं, बट आप लोग टेंशन मत लें कि आपके ये काम के नहीं आएगी इतनी जितना आपको ये काम करना है। देखो Q इज इक्वल टू होता है C डेल्टा T। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है ना। वैसे याद नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी, है ना मैम। हम लोग धीरे धीरे इनको यूज़ करते रहेंगे, जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये फॉर्मूले अपने आप याद होते रहेंगे, और आपको ऐसा बर्डन ही नहीं लगेगा कि आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने थे और आपने इतने सारे फॉर्मूले इजीली याद भी कर लिए। ठीक है, तो आप लोग बस प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को देखते रहें, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखें, है ना। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे आप लोग की हेल्प से हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं, एंड आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो देखो इस तरीके से आप लोग इस इक्वेशन को बना सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन से आपको ध्यान नहीं देना, एंड ये सी डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है उससे आपको कोई मतलब इतना नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, सी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू सी डॉट T2 माइनस T1, यानी Q इज इक्वल टू सी डेल्टा T। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन बनती है, ये है आपके पास में हीट कैपेसिटी। अब हम लोग दो टर्म्स को और डिफाइन करने वाले हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वहीं से दो और टर्म्स आएंगे, एक तो आएगा CV, एक आएगा CP। तो CV और CP कैसे कैलकुलेट करा जाता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये हमारे पास में कि CP और CV को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बट हाल फिलहाल आप लोग ये जो पीछे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर वो कॉपी करें, फिर हम लोग मूव करते हैं कि हम लोग किस तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोग लिख सकते हो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, या आप लोग इधर ये लिख सकते हो टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, यानी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, इसी को आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप पर यूनिट मास के लिए डिफाइन कर रहे हो हीट कैपेसिटी को, अगर आप पर यूनिट मास के लिए डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, आप तो बस सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन आप अपने आप खुद बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, C। अच्छा, इसको S से लिखा जाता है ना, तो ध्यान रखना। तो S इज इक्वल टू क्या आएगा, C/m लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? C इज इक्वल टू क्या था, dQ/dt। बिल्कुल सही, आप लोग एकदम सही से बता रहे हैं मेरे को। इसको पुट कर दो फिर यहाँ पे। सो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, dQ/dt। ये आ गया। अरे मास तो रह ही गया, तो मास यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा चेंज करो, तो देखो dQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, dQ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास SmDT। वहीं आप इसका इंटीग्रेशन करो तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Sm डेल्टा T। ठीक है, या MS डेल्टा T, कुछ भी कैसे भी इक्वेशन बनाओ, आपको ऐसा थोड़ी हम लोग कुछ वैल्यूज चेंज कर आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में इक्वेशन बनती है, ये है आपके पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास अगर आप डिफाइन करते हो तो वो आपके पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। इसका ही जनरल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कभी भी आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछे, अगर आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ ली जाती है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलो फटाफट से आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो
तो मोलर हीट कैपेसिटी सिंपल सा है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल अगर आप डिफाइन करते हो तो वो मोलर हीट कैपेसिटी है। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी आप लोग क्या लिखोगे, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। तो पर यूनिट मोल के लिए अगर आप डिफाइन करते हो तो आपके पास में मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। अब सिंपल सा तरीका, इसको आप लोग CM से लिखते हो, ध्यान रखना, ठीक। सो हमारे पास में जो CM बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा C अपॉन में आप लोग क्या लिखोगे, मोल्स, है ना, मोल। इसको आप N से लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो आप C की वैल्यू पुट करो फटाफट, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा हमारे पास में CM इज इक्वल टू DQ अपॉन में N dt, ठीक, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को इसको इस तरफ शिफ्ट करो तो CM डॉट N dt आ जाएगा इज इक्वल टू DQ आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि Q इज इक्वल टू आपके पास में क्या आने वाला है, NCM dt, ये आपके पास में फॉर्मूला आने वाला है। अब इस फॉर्मूले में दो चीज़ आती है, इस फॉर्मूले में क्या चीज़ आती है, आप इसको दो तरीके से डिफाइन करते हो। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर लेते हो, कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर है देन आप डिफाइन करते हो CP, एंड अगर आपके पास में कांस्टेंट वॉल्यूम है देन आप लोग डिफाइन करते हो CV। तो एक तो होता है CP, एक आता है CV, बस M की जगह चेंज करना है। तो Q इज इक्वल टू NCP dt, इसमें क्या आएगा बताओ, Q इज इक्वल टू NCV dt। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, CP और CV आप यूज करके हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो Q इज इक्वल टू NCP dt आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो NCV dt आ जाएगा। तो अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफाइन करते हैं तो NCV dt, प्रेशर पर डिफाइन करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो NCP dt आ जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आपको CP CV कैसे निकलेगा। जनरली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए CP और CV दे रखा होता है, बट नीट के स्टूडेंट्स के लिए उनको भी कई बार CP CV का रिलेशन दे दिया जाता है, जिससे आप CP और CV को कैलकुलेट कर सकते हो। इवन JEE में भी ये दे दिया जाता है। बट अगर मान लो को आपको वो पूछ ले कि CP और CV का रिलेशन पर्टिकुलर इन गैसेस के लिए क्या आएगा, तो आपको कुछ एक वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो CP और CV कैसे कैलकुलेट करते हो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा एक रिलेशन है, बट डिटेल अब भी मैं आपको करवाऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा रिलेशन देखो कि जो CP माइनस CV होता है, CP माइनस CV इज टू R होता है, ठीक है, ये रिलेशन आप लोग ध्यान रख सकते हो। एंड अगर आप CP माइनस CV फॉर, ये तो फॉर 1 मोल हो गया, है ना, फॉर 1 मोल। वहीं अगर आप CP माइनस CV इज टू फॉर N मोल के लिए करते हो तो ये NR आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर N मोल्स। तो एक तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है। फिर आप लोग ध्यान रखना कि जो आपके पास में CP अपॉन में CV होता है, ये क्या होता है, ये गामा होता है। तो CP अपॉन में CV क्या मिल जाएगा आपको, गामा मिल जाएगा। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आप लोग लिख सकते हो, इसमें कुछ रिलेशन आता है गामा के भी, कि गामा आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोला जाता है वैसे तो, बट आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा कि इसके कुछ रिलेशन है, वो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप CP और CV कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग CP CV कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ CP CV में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। अगर देखो आपको ये कुछ चीज़ें याद रहती तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको फाइनल में एक लास्ट टेबल बताऊंगा, उस टेबल को आप लोग ज़रूर से ध्यान रखना। तो इस पूरे कैलकुलेशन जो पार्ट है उसको आप लोग पूरा देखना ध्यान से, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग उस टेबल को याद रख सकते हो जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे थ्रू विच अ सिस्टम कैन चेंज एनर्जी, यानी कि ये वो इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं, इंडिपेंडेंट वेज होते हैं जिससे एक सिस्टम अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है। जनरली हम लोग 3 टाइप ऑफ पाथ को या 3 टाइप ऑफ वेज को डिस्कस करते हैं। एक आता है ट्रांसलेशन, एक आता है रोटेशनल, एक आता है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल जो फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसको हम लोग लो टेम्परेचर पर डिस्कस नहीं करते हैं, ये हाई टेम्परेचर पर डिस्कस किया जाता है जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अब हम वाइब्रेशनल को भी हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल को ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने एक केस ले रखा है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस को डिस्कस कर रहे हैं। CV का रिलेशन होता है, F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया,
आर का मतलब गैस कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय 2 करोगे आप लोग। एंड Cp का जो रिलेशन होता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है, तो यहाँ से आप बना सकते हो कि Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv प्लस आर हो जाएगा। ये हमारे बहुत काम आएगा, इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से काम आएगा। आप Cv की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको यहाँ पुट करोगे तो आपके पास में Cp की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप Cv भी कैलकुलेट कर सकते हो, Cp भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को हम लोग देखने वाले हैं। ट्रांसलेशन में क्या होगा, अच्छा हमारे पास में मोनो एटॉमिक है, तो इसका मतलब एक ही एटम होगा हमारे पास में, ये एक एटम हो गया। अब इस एटम में ट्रांसलेशन यानी ये किस किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखो इसके पास में तीन बात है। एक तो ये एक्स एक्सिस में जा सकता है, एक ये ऊपर वाई एक्सिस में जा सकता है, और एक ये इधर जेड एक्सिस में जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 रास्ते हैं जो कि ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो हमारे पास में ट्रांसलेशन के कितने पाथ हो जाते हैं, 3 पाथ हो जाते हैं। यानी इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा इन ट्रांसलेशन वो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन फिर तो आप बोलोगे कि इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि वो ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। आप बोलोगे कि ये ऐसे चला जाए तो क्या होगा, देखो ऐसे चला जाए तो भी वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही कैलकुलेट करा जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि जो एफ टी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास में 3। कितना आने वाला है, 3। अब आप लोग यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारे पास में। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन की। तो डिग्री ऑफ रोटेशन को मैं यहीं लिख लेता हूँ, बहुत छोटा है, रोटेशनल। अब रोटेशनल में ध्यान रखना, देखो रोटेशनल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, आपको ध्यान रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल आपको कैलकुलेट करना है। ये इसकी एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्सिस है ये। देखो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पर, यानी ये अपनी एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। ध्यान रखना इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रोटेशनल आएगा, यानी एफ आर की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा रोटेशनल वाला पाथ नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा आप लोग बोलोगे, तो ध्यान से देखना इस मॉलिक्यूल को। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है, बीच में मॉलिक्यूल है और ये उसकी एक्सिस है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सिस पर ही क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये एक्सिस के अलोंग घूम नहीं रहा। तो ध्यान रखना 2 चीज़ें होती है, एक तो रोटेशन होता है और एक स्पिन होता है। स्पिन और रोटेशन में डिफरेंस होता है ना। स्पिन और रोटेशन सेम नहीं होते हैं। स्पिन और रोटेशन आप लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी एक्सिस पर ही घूम रहा है तो वो स्पिन कर रहा है। अगर वो अपनी एक्सिस के अलोंग घूमता है या किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग घूमता है तो वो क्या कहलाता है, वो रोटेशन कहलाता है। सिंपल सा एग्जांपल, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करती, अपनी एक्सिस पर स्पिन करती, वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। आ रही बात समझ। तो ये मॉलिक्यूल किसी भी एक्सिस के अलोंग क्या नहीं कर रहा है, रोटेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्पिन कर रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पिन होती है, रोटेशन नहीं होता है। इस वजह से एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 हो जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा, 3 बचेगा। देन फाइनल आप इसके लिए CV की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ क्या आएगा, F की जगह आप लोग 3 लिखो तो 3R/2 आपके पास में CV आ गया। एंड इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, CP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो CP कितना आ जाएगा आपके पास में, 3R/2 + R। तो ये आ जाएगा आपके पास में CP = 5R/2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एंड अगर आपको गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, क्योंकि गामा क्या होता है, CP/CV होता है। तो इस तरीके से आप लोग 3 चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, CP, CV और गामा। तो ये तो हमारे पास में है मोनो एटॉमिक गैस। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं डाई एटॉमिक गैस, और उसके अंदर आप लोग किस तरीके से रोटेशनल और ट्रांसलेशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो फटाफट से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं रोटेशन डाई एटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल और ट्रांसलेशन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करने वाले हैं डाई एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस के बारे में। तो दोनों में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके लिए भी जो फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए आएगा वो आपको हमेशा 3 ही मिलेगा, और इसके लिए भी FT की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 3 ही मिलेगी, है ना। 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप इसको स्मॉल t कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें रोटेशनल की, तो देखो रोटेशनल में आप लोग अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में डाई एटॉमिक गैस है, तो ये 2 एटम्स होंगे।
इन डायटोमिक गैस के अंदर आप लोग देखो कितनी एक्सिस बना सकते हो। तो एक तो एक्सिस ये आएगी, अगर आपको सही से रेड कलर वाला मार्कर दिख रहा हो तो एक एक्सिस ये आएगी और एक एक्सिस ये वाली आएगी। तो जिसको तो आप बोलते हो जेड एक्सिस, इसको आप बोलते हो वाई एक्सिस, इसको आप लोग क्या बोलते हो एक्स एक्सिस। अगर आप रोटेशनल की बात करो तो ध्यान रखना, आप लोग देखो इसको रोटेट करके देखो, अगर आप इस एक्सिस के अलोंग इनको रोटेशन देखो तो वो तो स्पिन हो जाएगा, वो रोटेशन नहीं होगा ना। तो यहाँ से आप कोई भी रोटेशन नहीं निकाल सकते। जबकि आप इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करो तो देखो ये वाला तो मॉलिक्यूल कांस्टेंट होगा, लेकिन ये कंटिन्यूसली इसके चारों तरफ घूमेगा, यानी यहाँ से एक रोटेशन आएगा। सिमिलर अगर आप वहाँ से देखो वाई से, तो अगर आप इसको यहाँ से रोटेट करो तो ये एक ऐसे घूमेगा, तो एक रोटेशन यहाँ से आएगा। तो आपके पास में ओवरऑल रोटेशन कितना आ जाते हैं 2, यानी एफ आर की वैल्यू अब की बार कितनी आ जाएगी आपके पास, एफ आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको स्मॉल आर लिख लेना। अब बस इसके लिए आप लोग सी पी कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ क्या फॉर्मूला था हमारे पास में सी वी का, तो सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ आर अपॉन में 2 होता है। बस इस फॉर्मूले को पुट करो तो देखो सी वी इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 की जगह बच जाएगा, टोटल आपके पास में 5 हो जाएगा, तो 5r/2 हो जाएगा। एंड अगर आप Cp कैलकुलेट करो तो Cp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7r/2 आ जाएगा। एंड अगर आप लोग गामा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गामा आ जाएगा 7/5, ये आपके पास में गामा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास में ट्राई एटॉमिक गैस है तो ट्राई एटॉमिक गैस आप ध्यान रखना 2 टाइप के होते हैं। पहला हम लोग देखने वाला है लीनियर। तो देखो लीनियर के अंदर अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम CO2 का एग्जांपल लेते हैं, तो C ये एक हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। एंड अगर आप इसमें भी देखो, इसमें भी सेम ही आएगा ना। आप लोग ये ध्यान रखना, अगर आप रोटेशन की बात करें तो रोटेशन भी देख सकते हो। एक तो आपके पास में ये एक्सिस होगी, एक आपके पास में ये एक्सिस होगी, एक आपके पास में ये एक्सिस होगी, तो टोटल 2 एक्सिस आने वाली है आपके पास। तो सिंपल सा एफ आर की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी 2, यानी कि सी पी की वैल्यू कितनी आनी, सी वी की वैल्यू कितनी आने वाली है 5r/2, सी पी की वैल्यू कितनी आने वाली है 7r/2। एंड अगर गामा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो गामा की वैल्यू कितनी आने वाली है 7/5। लेकिन वहीं अगर आप ध्यान रखना सेकंड नॉन लीनियर की बात करो, है ना, नॉन लीनियर जैसे फॉर एग्जांपल SO2 हो गया, ये नॉन लीनियर होती है। तो ये सल्फर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये नॉन लीनियर होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक आपको लोन पेयर मिलेगा, तो ये नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप लोग लिखो ट्रांसलेशन तो सेम ही आएगा, एफ टी की वैल्यू तो कितनी आएगी 3 ही आएगी, लेकिन अब की बार एफ आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी इसको हम लोग समझते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस, ये इधर वाई एक्सिस, एंड इधर आप लोग बना सकते हो जेड एक्सिस, ठीक है। आप इसके अलोंग भी घुमाओ तो ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे घूमेंगे, इसके अलोंग घुमाओ तो ये दोनों मॉलिक्यूल भी घूमेंगे, इसके अलोंग घुमाओ तो ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे घूमेंगे, यानी तीनों तरफ से रोटेशन आएगा। टोटल आपके पास में आ जाएगा 6। बस आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हो कि जो CV आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 6r/2, यानी इसको आप कैलकुलेट करो तो ये 3r आ जाएगा। वहीं अगर आप CP कैलकुलेट करना चाहें तो ये आएगा आपके पास में, देखो 3r है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास में 4r। एंड अगर गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो 4/3 जो है वो आपके पास में, इसके लिए गामा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कर सकते हो। एंड आप लोग ध्यान रखना, मैं एक और जो है वो लास्ट वो यहीं से डिस्कस कर देता हूँ। जो आपके पास में पॉलीएटॉमिक गैस होती है ना, पॉलीएटॉमिक गैस जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में CH4 हो गया, तो कार्बन है ना, इसके लिए भी FT की वैल्यू कितनी आने वाली है 3 और FR की वैल्यू भी कितनी आने वाली है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, यानी कि CP की वैल्यू कितनी होने वाली है 4R एंड CV की वैल्यू कितनी होने वाली है 3R, और अगर आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास में, ध्यान रखना कि जो पॉलीएटॉमिक गैस होती है, डाईएटॉमिक गैस होती है, ट्राईएटॉमिक गैस होती है, मोनोएटॉमिक गैस होती है, इनके लिए CP/CV कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ, वही टेबल आपको याद रखनी है। इन टेबल में जो वैल्यूज़ हैं उसको आप याद करना, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे इन वैल्यूज़ को आप क्वेश्चन में पुट करेंगे वैसे वैसे आपको ये जो टेबल है या फिर ये जो कैलकुलेशन है वो ईजी लगने लगेगी। ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये, बस इसमें एक चीज़ दिक्कत आएगी वाइब्रेशनल कैलकुलेट करते टाइम, क्योंकि वाइब्रेशनल में एक थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगता है, बट वाइब्रेशनल आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि हम जनरली लो टेम्परेचर पर डिस्कस करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल चीज़ें नहीं आती, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है तो वाइब्रेशनल आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइब्रेशनल को भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम वाइब्रेशनल को कवर नहीं करेंगे, बट हाल फिलहाल आप लोग ट्रांसलेशन और रोटेशनल से CP/CV कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब मैं आपको फाइनल टेबल बना देता हूँ, उस टेबल को आप लोग याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास में एक फाइनल सी टेबल है जो कि आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी है, कुछ वैल्यू तो सिमिलर वैल्यू है। देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास में अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो CV की वैल्यू 3R/2 आती है, CP की वैल्यू 5R/2 आती है एंड गामा की वैल्यू 1.67 यानी 5/3 आती है। अगर डाई एटॉमिक गैस है तो 5R/2 तो CV आ जाएगा, फिर CP आएगा 7R/2, फिर यहाँ पे गामा आ जाएगा 7/5 एंड इसकी वैल्यू आएगी 1.4। ट्राई एटॉमिक लीनियर था हमारे पास में तो 5R/2 यानी ट्राई एटॉमिक लीनियर और डाई एटॉमिक दोनों क्या आती है, वैल्यू सेम आती है। तो आपको इन दोनों में से आप एक को याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर नॉन लीनियर की अगर आप बात करो, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की, तो वहाँ पे 3R CV आता है, CP आता है 4R एंड गामा वैल्यू आती है 4/3, यहाँ आ जाएगा 1.33। वैसे पॉली एटॉमिक के लिए बात करो तो 3R 4R एंड 4/3 एंड 1.33, यानी कि नॉन लीनियर और पॉली एटॉमिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू सिमिलर होती है। एक चीज़ आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो हम लोग स्टार्टिंग मोनो एटॉमिक से कर रहे हैं, नीचे आते आते पॉली एटॉमिक की तरफ जाते हैं, तो ध्यान रखना एटोमिसिटी, अगर गैस की एटोमिसिटी आप इंक्रीज करते हो तो गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एटोमिसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो गामा की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो गामा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो लिख लेना, एज एटोमिसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ गामा डिक्रीजेज, ठीक है। तो आज हम लोग अपना लेक्चर जो है वही यहीं वाइंड अप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और उससे पहले मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप वाइब्रेशनल जो आपके पास में एनर्जी है वो किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल को ही डिस्कस किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइब्रेशनल को भी डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम लोग इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।